आज हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप पुनिया। मनदीप पुनिया, आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि 30 तारीख को आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे या कुछ मीडिया चैनल के ज़रिए आपने देखा होगा कि एक पत्रकार को किस तरीके से पुलिस जबरन पकड़ती है और उन्हें हवालात में डाल देती है। तो उनके साथ वो क्या घटना घटी, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं मनदीप पुनिया जी। तो मनदीप पुनिया भाई, आपका स्वागत है अनहद बातचीत में। जी, शुक्रिया। अ, ज़ाहिर-सी बात है कि आप बहुत लंबे समय से, मतलब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आप लगातार जुड़े रहे हैं तकरीबन 3 महीने से। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किसान मूवमेंट आपको और मूवमेंट से किस तरीके से अलग दिखता है? या किसान आंदोलन की आपको क्या खासियत लगी कि वो इतना मजबूती से अभी डटा हुआ है? किसान आंदोलन का मुझे जो समझ में आया है, जो ये अलग है और मूवमेंट से, ये एक तो बहुत ऑर्गेनिक नेचुरल है। वैसे सारे आंदोलन नेचुरली होते हैं ऐसे, लेकिन इसमें एक अपना ये है कि जो किसान है उन्होंने नए तरीके इजाद किए हैं। वो ट्रैक्टर पे आए हैं अब की बार। जो उनके औजार होते हैं खेती किसानी में जो बरतते हैं, उनके साथ आए हैं। और एक हिसाब से वो बहुत स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं कि देखो, हमारे 3 कृषि कानून है, ये हमारी आजीविका पे इस तरीके से प्रभाव डालेंगे, इस तरीके से हमारा पूरा जो कल्चर है उसको बदल देंगे। और इनपुट पे तो पहले ही प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है। किसान कह रहे हैं कि देखो, इनपुट पे प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है। अब तो ये कानून आने के बाद आउटपुट के ऊपर भी, जो हम फसल निकाल लेते थे, हमारी पैदावार थी, उसके ऊपर भी प्राइवेट सेक्टर का कब्जा हो जाएगा। तो कुछ बहुत कंक्रीट सी बात कर रहे हैं, बहुत सटल बात कर रहे हैं। और जो उनकी एकता है वो देखने लायक है। जितने भी फार्म्स यूनियन हैं, जितने भी यूनियंस हैं, सारी इकट्ठा हैं और सारे एक साथ प्रोग्राम दे रही हैं। और इसका कैनवस सबसे जरूरी है, इसका कैनवस। मैं इतने बड़े कैनवस का प्रोटेस्ट मैंने कभी नहीं देखा है। और मतलब जो विजुअल्स हैं, आप देखते हैं कि आपको अगर पूरा किसी भी मोर्चे को शूट करना हो तो कम से कम आपको आधे घंटे ड्रोन चलाना पड़ेगा। 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक आपको ड्रोन चलाना पड़ेगा, उसके बाद शायद कोई विजुअल बन पाए। नहीं तो पूरा विजुअल तो पूरा एक बार में तो कोई आदमी इसको कवर ही नहीं कर सकता, एक दिन में इसको कोई कवर नहीं कर सकता। इतना बड़ा कैनवस है इसका। आपसे बहुत ज़रूरी है ये सवाल पूछना कि 30 तारीख को जो आपको गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे क्या चीज़ें थीं जो सिस्टम के भीतर उनको ये बात सता रही थी कि ये जर्नलिस्ट है, इसको पकड़ना है? या जो 29 का पूरा वाक़या आपने एक्सपोज़ करा फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए, मैं खुद जब मेरा जाना हुआ सिंगू बॉर्डर पे, तो कुछ चीज़ें ये भी मालूम चली थी कि हमला सिर्फ़ 29 का नहीं था। 29 से पहले 28 तारीख को भी 2 बार ये कोशिश की गई थी कि किस तरीके से हमला किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आपने एक्सपोज़ करी, क्या यही रीज़न है कि आपको 30 तारीख को इस ब्रुटैलिटी के साथ पकड़ा गया और आपके साथ जो सारी घटना हुई वो पूरे देश के सामने? मेरे असल में जो 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया वहां से, सिंगू बॉर्डर से, वो उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही शुरुआत हो गई थी पत्रकारों के ऊपर हमले की। और आप उसको देखेंगे तो मतलब जो पत्रकार 29 को भी जो लाइव दिखा रहे थे, जो हम पत्रकार साथी वहां पर थे, जो जब कुछ स्टोन पेल्टर्स आए और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू की किसानों के ऊपर, पेट्रोल बम फेंके किसानों के ऊपर, और पुलिस उनको वहां तक लेके आई और पुलिस उनका साथ दे रही थी, एक हिसाब से आंसू गैस के गोले छोड़ के किसानों के ऊपर ही। तो वो सारा मंजर था। उस दौरान पत्रकारों के ऊपर भी पत्थर आके लगते हैं, कई पंजाब के पत्रकार घायल होते हैं। पंजाब के पत्रकारों को पहले ही एनआईए के नोटिस आने शुरू हो गए थे। और उनके जो 26 को जो पत्रकार कवरेज करने के लिए आके गए हैं दिल्ली में, उनको नोटिस आने शुरू हो गए थे। तो शुरुआत पहले हो गई थी। लेकिन मतलब 30 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो जाती है। 30 तारीख को जो मेरी गिरफ्तारी होती है, मुझे लगता है कि जो 29 का इंसिडेंट था, जिसपे हमने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के लोग हैं जो अलग अलग पदों पे अभी कार्यरत हैं। और उनमें से एक तो काउंसलर का हस्बैंड भी था, और एक प्रदीप खत्री था, वो तो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट बेरर है, और कई स्टेट पोस्ट बेरर थे। तो वो लोग आते हैं और किसानों के ऊपर कैसे हमला करते हैं। उनकी फेसबुक प्रोफाइल्स हमने सामने रखी लोगों के। यहाँ तक कि वो कपड़े भी, कई जने तो कपड़े भी वही पहन के आए हुए थे जो उनके फेसबुक पे थे। तो वो सब एक्सपोज होने के बाद शायद
रहा होगा। और 30 तारीख को हम पुलिस से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि बताइए जो स्टोन पेल्टर्स तो थे वो किसानों के नजदीक तक कैसे आ गए, आपने उनको रोका क्यों नहीं? आप पत्रकारों को तो आप बैरिकेड से उधर ही रोक देते हैं, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रोक देते हैं आप पत्रकारों को, लेकिन स्टोन पेल्टर्स यहाँ तक कैसे आ गए? तो वो उस तरीके के सवाल थे। और कुछ विजुअल्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाले पहले बैरिकेड से उस तरफ उनसे बात कर रहे हैं, बहुत आराम से बात कर रहे हैं, उनसे उनको इशारे कर रहे हैं। तो वो सब विजुअल्स थे हमारे पास। तो इस वजह से लग रहा है कि 30 तारीख को उन्होंने उठाया, मुझे वहां से पिक किया और पीटा मुझे। और जो मेरे फोन में जो फुटेज थी उसको डिलीट किया, मेरा कैमरा था कैमरे को तोड़ा गया, कैमरे में बहुत सारी फुटेज थी। तो वो सब हुआ। जेल के अंदर किस तरीके से, या जो हमने आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने बताया कि आपको रात भर पहले अलग अलग जगहों पे वो लेके गए, किस तरीके से आपसे बर्ताव करा, अगर आप वो फिर से बता पाए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत पीड़ा होती है बताने में, मगर जरूरी है कि सिस्टम के उस घिनौने सच को भी बताया जाए जो कि हो रही है लगातार। तो अगर आप देखिए, बताना चाहें मनदीप भाई तो जरूर। जी जरूर। असल में इंडिया में कोई भी, भारत में कोई भी जो पुलिसिंग सिस्टम है उसके ऊपर सीरियसली बात नहीं कर रहा, और हमें करने की जरूरत है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं कुछ लोगों की स्टोरीज कवर कर रहा हूँ, मजदूर कार्यकर्ताओं की, जिनको उठाया हरियाणा पुलिस ने, और उनके साथ इतना थर्ड डिग्री किया है कि वो अभी 2 महीने हो गए उनको उठाए हुए, उन मजदूर कार्यकर्ताओं को। पुलिस उनके घर वालों से उनको मिलने नहीं दे रही, उनके वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा, यानी कि उस इस हालत में है। तो इंडिया, और साथ में जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का वो कैसे बिहेव करता है, आप मेरे वाले एग्जांपल से देखेंगे तो मुझे, एक होता है अरेस्ट करना, वो अरेस्ट नहीं करते, मुझे घसीटते हैं, पीटते हैं, पीटते हुए घसीटते हैं, टेंट में लेके जाते हैं, मेरी एक पैर को अलग करते हैं, लेफ्ट लेग को, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको उसके ऊपर लगातार लठ बरसाते हैं, और ये कहते हैं अब तिहाड़ से करना पत्रकारिता, तेरे जैसे पत्रकार हमने बहुत रगड़े हैं, ज्यादा पत्रकार बन रहा था। ये सब उनके वाक्य थे। और उसके बाद वो मुझे एक व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के इधर उधर घुमाते, एक पुरानी बिल्डिंग में लेके जाते हैं, वहां पर मेरी जैकेट उतरवा देते हैं, जूते उतरवा देते हैं, ठंडे फर्श पर मुझे नंगे पांव बैठा देते हैं, पंखा चला देते हैं, ठंड, पूरा रात के 11-12 बजे का समय है, पूरा पंखा चल रहा है तेज ठंड में, मैं नंगे पैर बैठा हूँ फर्श पे, जैकेट मेरी उतरवा रखी है उन्होंने। और वो जब मैं उनसे पानी मांगता हूँ तो वो मुझे पानी मेरे पिलाने की बजाय मेरे मुंह पे मारते हैं वो। तो वो सब हो रहा था। और इस बीच लगातार टॉर्चर कर रहे थे कि इसके ऊपर, इसको रेड लाइट एरिया से इसकी गिरफ्तारी दिखा देते हैं, इसके ऊपर 376 लगा देते हैं, ये इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। फिर एक कांस्टेबल आता है, वो उनको वीडियो दिखाता है कि इसकी गिरफ्तारी का बाहर ये वीडियो वायरल हो गया। फिर वो थोड़े से, मतलब एक अनस्टेबल से होते हैं, और वो बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा आते हैं, और फिर मेरा मेडिकल करवा के वो 3:30 बजे मुझे लॉकअप में बंद कर देते हैं, समयपुर बादली थाने में। तो इस बीच मैं लगातार कह रहा था कि मुझे घर वालों से बात करनी है, मेरे एडिटर साहब से बात करनी है, ताकि मैं उनको बता पाऊं कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है, ये है वो। उन्होंने एक बार भी बात नहीं करवाई, बल्कि लगातार ये कहते रहे कि अब तो तुम्हें अपने घर वालों से बात तिहाड़ से करना, एडिटर से बात तिहाड़ से करना, ये तेरा पत्रकारिता का कीड़ा है, रिपोर्टिंग का, ये तुम तिहाड़ से करना, ये सब कहते रहे। सारे पत्रकार साथी जो जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा वो थानों को घेर लेते हैं, अलीपुर थाने में पहुंच जाते हैं, कोई कहीं पहुंच जाता है, और पूछ रहे होते हैं पुलिस को कि कहाँ है, लेकिन पुलिस नहीं बता रही होती। सारे पत्रकार साथी, किसान नेताओं ने फोन किए पुलिस को, और जो दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, उन्होंने फोन किए, प्रोफेसर फोन कर रहे थे, स्टूडेंट्स फोन कर रहे थे, कि पुलिस से बार बार पूछ रहे थे कि मनदीप पुनिया कहाँ है, लेकिन पुलिस नहीं बता रही थी। उन्होंने सुबह तक नहीं बताया कि मैं कहाँ, मुझे कहाँ पर वो लेके गए थे। तो ये सारा मामला था। अब इसमें जो मेरे बेसिक राइट्स थे, चाहे बेशक से घर वालों से बात करने का, वकील से बात करने का, या यही बताने का कि मैं कहाँ हूँ, और ये सब तो उन्होंने सारे मतलब मुझसे हक छीन लिए गए, मेरे बेसिक राइट्स के ऊपर भी। तो ऐसा ही अब मैं जो स्टोरीज कर रहा हूँ, चाहे नवदीप कौर की हो, शिव कुमार की बात हो, जो और मजदूर कार्यकर्ता हूँ, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं है, और साथ में उनके साथ जिस हिसाब से पीटा गया उनके, वो अगर आदमी देख लेना तो बिल्कुल, मतलब उसका हिल जाए दिमाग कि यार ये इस तरीके की ब्रुटलिटी भी कोई चीज होती है, और पुलिस करती है वो। इंडियन जो पुलिसिंग सिस्टम है इसके ऊपर सीरियसली बात होनी चाहिए कि हम कहीं पुलिस तंत्र में तो नहीं घुस रहे हैं, कि पुलिस किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को उठाती है, किसी भी पत्रकार को उठाती है, किसी भी स्टूडेंट को उठाती है, किसी भी किसान को उठाती है, उसको इतनी बुरी तरीके से मारती है, और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगा के अंदर जेल में ठूस देती है। ये सच में ही मतलब
जरूरी है इस पे बात करनी। जो किसान जेल में बंद थे ना, उनके शरीरों पे मुझसे ज्यादा बड़े चोट के निशान थे। तो किसान, और उन किसानों को मार्केट वगैरह से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार क्या किया गया था, उनको पूरी तरीके से कूट के अंदर डाला गया था। वो एक सीरियसली बात करने लायक चीज है कि आप बात करो कि ये पुलिस क्या कर रही है अभी। एक वाकया जो जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन जो सामने आई कि आपकी 2 बजे पेशी थी और आपको 1:30 बजे ही पेश कर दिया गया था। जी। और आपके जब तक लॉयर पहुंचे 1:50 तक, तो तब तक आपका एग्जिट भी करवा दिया गया था। तो ये जो मतलब एक जुडिशरी का जो पूरा हम देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से वो बिल्कुल लरचरा सी गई है। तो ये जो बेसिक हक पे ये जो हमला है जो कि जुडिशरी को प्रोवाइड करवाना चाहिए कि 2 बजे का टाइम देके आपकी 1:30 बजे एंट्री करवाई जाती है। आपका ये डिफेंस लॉयर पुलिस भी ने नहीं आता है और आपको ये पुलिस एग्जिट ने करवा करा। दिया जाता है। तो इसके ये ऊपर अगर आप कुछ बात रखना चाहें। पुलिस ने करा। जैसे मेरे लॉयर पहुंचे तो उनको तिहाड़ से एंट्री भी नहीं दे रहे हैं, जेल से अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनदीप को अंदर ले गए हैं। तो तिहाड़ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं, नहीं 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 लेके गए उसको, तो 2 बजे लेके आएंगे, अभी नहीं गया है। और मुझे पुलिस वाले ले जाके पेश कर देते हैं। और वहां पर मतलब जब पूछा जाता है कि मेरे वकील के बारे में, तो मैंने कहा हाँ मेरे वकील हैं। तो पुलिस वाले कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई वकील वकील नहीं है इनका। तो ये इस लेवल का वो चला है मामला। तो मतलब मेरे वकीलों को उन्होंने झूठ बोला, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। और वै, वैसे मैं जो हमारे जज साहब हैं जिन्होंने मुझे बेल दी है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा विश्वास है जुडिशरी में, और मुझे विश्वास है अदालत में मुझे न्याय मिलेगा। बिल्कुल, समाज में हर जगह अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बस अभी ये है कि कब्जा कुछ ऐसे लोगों का है कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ जो हैं, अच्छे लोग जो हैं वो दब जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था इंटरव्यू में कि जो डॉक्टर थे, उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से आपका पूरा एमएलसी करा, आपकी पूरी चोट को दर्शाया। तो ये भी दिखाता है कि सिस्टम में सारे लोग अभी झुके नहीं हैं, ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। बस मुझे आपसे एक बात ये भी जाननी थी कि नवदीप कौर और शिव कुमार का, क्योंकि आप शिव कुमार का आप गए थे उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो उनके बीच आपकी क्या बातचीत हुई या वो किस स्टेटस पे है उनका केस? अगर कुछ भी अगर आप साझा कर पाए अभी तो। जैसे शिव कुमार है, शिव कुमार की गिरफ्तारी भी नवदीप कौर के साथ हुई थी। दोनों दलित हैं और दोनों मजदूर कार्यकर्ता हैं जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। इन लोगों को मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने एक कैरावैन में इनकी स्टोरी भी की थी पहले। तो दोनों बहुत यंग हैं, एक 22 साल के, एक 24 साल की हैं। तो मतलब उनको उठाती है पुलिस। पुलिस उठा के शिव कुमार को 16 जनवरी को उठाती है, 23 जनवरी की उसकी गिरफ्तारी दिखाती है। यानी कि 7 दिन उन्होंने उसको रखा बिल्कुल मतलब कि इलीगल कस्टडी में। उसके बाद 24 को पेश कर देती है। और 30 तारीख को उनके घर वालों को पता चल रहा है, 30 जनवरी को, वो भी पुलिस से पता नहीं चल रहा, वो भी किसी ने बताया कि भाई आप लोगों का लड़का वहां बंद है। फिर घर वाले मिलने की कोशिश करते हैं, घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता। वकील उनके मिलने की कोशिश करते हैं, जेल में गए वो सोनीपत जेल में, जेलर ने उनका वकालतनामा फाड़ दिया। मतलब जेलर ने उनको मिलने नहीं दिया। तो कुछ सीरियस है जो शिव कुमार से नहीं मिलने दे रहे। वो मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, मैं पत्रकार के तौर पे, तो वो भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं शिव कुमार के बारे में। तो मतलब कुछ ऐसा पुलिस ने किया है कि वो छुपाना चाह रही है। नवदीप कौर के मामले में भी सबको पता है कि पुलिस ने क्या किया। तो जो पुलिस को 22 साल 24 साल के जो यंगस्टर हैं जो काम कर रहे हैं मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, या कोई पत्रकार है या फिर कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई छात्र है, उनके साथ जिस हिसाब से बर्ताव कर रही है, ये सीरियसली सोचने वाली चीज है कि पुलिस को किसने हक दे दिया कि वो किसी के हाथ पैर तोड़ दे, किसी के साथ वो ब्रुटैलिटी करे। किसने हक दे दिया? वो मतलब क्या है, वो एक गुंडा तंत्र थोड़ी में तो नहीं है ना। उसका काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, या इन्वेस्टिगेशन के या ये कह लीजिए कि मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करना है ना। उसका काम गुंडा बनना नहीं है ना। पर पुलिस अभी बनी हुई है, पुलिस पे सीरियसली बात करनी चाहिए। नवदीप कौर की बात हुई तो उनका अभी हाल ही में ही कल परसों उनका 24वां जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन पे एक उनकी ऑडियो आई है। वो ऑडियो में जो बात बताती हैं, जो बोलती हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। वो कहती हैं, एक ही बात है कि मैं हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ती रहूंगी। बाहर आकर भी ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूं। मैं लगातार
आंदोलन में लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे कोई भी है, जितने भी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाहर आकर आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो ये नवदीप कौर की बात है, जो कि दाशूत्र.com पे भी आया है, उनका ऑडियो भी सामने आया है बाहर। तो ये दिखाता है कि जो जज़्बा है वो कम नहीं हुआ है, भले ही सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है कि उन आवाज़ों को दबा दिया जाए, बट जो आवाज़ें बुलंद होती हैं और होने के लिए ही वो बाहर आती हैं, वो कभी दबती नहीं है, चाहे स्टेट पूरा मिशनरी सारी चीज़ें उसके पीछे लग जाएँ। तो एक एग्ज़ाम्पल था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार इंटरव्यू में और बाकी जगह कपन सिद्दीकी की बात कर रहे थे, तो हाल ही में मतलब मैंने कुछ चीज़ें जो अभी मैंने रिसर्च करके निकाली, वो ये मालूम चला कि मामला सिर्फ़ कपन सिद्दीकी का ही नहीं है। इससे पहले भी कपन सिद्दीकी के साथ बहुत सारे लोग हैं। कपन सिद्दीकी क्योंकि जो हाथरस वाला केस था उसमें पकड़े गए, उससे पहले प्रशांत कनौजिया का केस आया, या उससे पहले हम शाहिद तांत्रे और प्रभजीत का देखते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चीज़ें कवर करने गए थे और उनके साथ जो मारपीट हुई। और एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2018 से 20 तक में, खास तौर से उसमें जिक्र 20 का था, कि 67 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी किस्म का मुकदमा चलाया गया। तो ऐसे में एक जर्नलिस्ट की क्या भूमिका होती है, या एक यंग लड़का जो कि जर्नलिस्ट बनना चाहता है, मगर फिर वो ये देखता है कि किस तरीके से जर्नलिस्ट को दबाया जा रहा है, उन आवाज़ों को खास तौर से जो सरकार से या सत्ता से सवाल पूछती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि देखो, पहले तो भी जो यंग जर्नलिस्ट है या फिर कोई जर्नलिस्ट बनना चाह रहा है या फिर जर्नलिस्ट भी है, उसको ये समझना चाहिए कि पत्रकारिता कोई ग्लैमरस भरा पेशा नहीं है। ये असल में पत्रकारिता मुझे लगता है कि एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको जो सत्ता द्वारा सत्ताए हुए लोग हैं उनके बारे में बात करनी होती है, और खासकर उस चीज उस बारे में भी बात करनी होती है जो सत्ता छुपा रही होती है, और वो सब छुपा रही होती है जो लोगों के लिए जानना जरूरी है उन सब चीजों के बारे में। तो इस पूरे प्रोसेस में सत्ता आपको भी टारगेट बनाती है, क्योंकि आप वो सब दिखाना चाह रहे हो जो छुपा रही है, तो टारगेट बनाती है। वैसे पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम दौर नहीं रहा, गोल्डन पीरियड नहीं रहा, लेकिन ये दौर सबसे बदतर है। मैं सबसे बदतर दौर क्यों बता रहा हूँ, इसका इसका रीजन ये है कि ग्राउंड जीरो से कप्पन सिद्दीकी साहब रिपोर्ट करने जाते हैं, हाथरस में दलित लड़की के साथ रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट करने गए ग्राउंड जीरो से, उनको उठा लिया जाता है 4 महीने से जेल में। लॉकडाउन में 55 जर्नलिस्ट यूपी के अंदर प्रवासी मजदूरों की और उनके बेसिक राइट्स की, रोटी कपड़े की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, उनके ऊपर FIR हो जाती है। पंजाब के पत्रकार किसान आंदोलन को कवर कर रहे होते हैं, उनके ऊपर उनको NIA के नोटिस भेजे जाते हैं। 26 जनवरी को वो दिल्ली में कवर करने आते हैं किसान आंदोलन को, उनकी गाड़ियों को नोटिस भेज दिया जाता है, उनके ऊपर लीगल कार्रवाइयां शुरू कर देती है पुलिस जो पुलिस की एजेंसीज हैं वो नोटिस भेजने शुरू हो जाती हैं, और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। तो असल में पत्रकार का काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना। हालांकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना जोखिम भरा काम है, लेकिन पत्रकारिता के लिए जरूरी काम है। इस जरूरी काम को जो पत्रकार करें उनके ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं इंडिया में, इसलिए बदतर दौर है सबसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार चुप बैठ जाएं या ये ना करें। ठीक है, हमले हो रहे हैं, हमें उनका जवाब भी देना होगा, और पत्रकार लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, वो तरीके ढूंढ लेते हैं। और साथ में मतलब जेल को भी ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेल बहुत बदतर चीज है। वहां पर 7x10 के कमरे में 3-3 4-4 लोग बंद होते हैं, तो वो बड़ा परेशान करने वाली चीज होती है। पत्रकारों की जगह जेल में नहीं है, पत्रकारों की जगह ग्राउंड जीरो पे है, उनको रिपोर्ट करने दिया जाए। मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, मेरे काम में खलल डाला गया, मुझे जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे ही कप्पन सिद्दीकी साहब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने गए थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 4-5 महीने होने के, वो अभी तक जेल में है। पंजाब के पत्रकारों को नोटिस आ रहे हैं, यूपी के पत्रकारों को आपको पता ही है। तो इस सब के बारे में बात होनी चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का सबसे बदतर दौर है कि कोई भी पत्रकार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरी 3rd डिग्री दे रहे हैं। तो ये सब इन सब पे बात होनी चाहिए। आपकी बातों से जो मैं समझ पाया, आपने ये बात बहुत ज़रूरी बताई कि जर्नलिस्टों की जो ज़रूरत है वो जेल में नहीं है, वो है ग्राउंड ज़ीरो पे। तो ये जेल का जो आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा क्या कुछ रहा जेल में कि जो आपको लगा कि कहीं न कहीं तो मतलब सिस्टम में बहुत ज़्यादा
हम देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया कि मतलब क्योंकि जेल के अंदर भी एक अधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति के। तो जेल का क्या एक्सपीरियंस था या किस तरीके से बर्ताव किया गया आपके साथ? जेल में जो मेरा सारा ध्यान रहा वो असल में किसानों के ऊपर हो गया, क्योंकि मैं जिस चक्की में मुझे बंद किया गया वहाँ पर किसान मौजूद थे। शुरू में जब मुझे जेल में ले जाया जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन जब मैंने किसानों से बातचीत की और किसानों को देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बड़े विक्टिम तो ये हैं। और हम तो बात करते ही हैं कि सत्ता द्वारा सताए हुए लोगों की रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो तो ज्यादा सताए हुए थे, क्योंकि उनके जो शरीर पे चोट के निशान से थे वो मुझे ज्यादा गंभीर चोटों के निशान थे। आम किसान थे वो लोग, और उनको पता ही ये भी नहीं पता था कि उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई हैं, किन धाराओं के तहत उनको बुक किया गया है, क्यों उनको जेलों में डाला गया है। वो डरे नहीं हुए थे, लेकिन वो चिंतित थे। चिंतित इस बात के लिए थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनको यहाँ क्यों डाला गया है, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा क्यों गया है। इन सब बातों का कोई जवाब ही नहीं था किसी के पास। इसीलिए मुझे लगा कि ये जो जो कुछ मैं देख रहा हूँ जेल में, किसान जो है उनसे बात करूँ, ये सारी बातचीत मैं बाहर बताऊँ। इसलिए मैं उनके नाम वगैरह लिखे अपने पैरों पे, रिपोर्टिंग नोट्स लिए। जो रिपोर्टर एक आमतौर पर प्रिंट का रिपोर्टर करता है, तो नोट्स लेता है, तो मैंने नोट्स लिए और उनसे बातचीत की, उनके शरीरों के चोटों के निशान देखे। मेरे साथ जो बंद थे, मानसा के पैरों गांव के जसमिंदर सिंह थे, कभी बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं अपनी जवानी में, और उनके शरीर पे इतने चौड़े चौड़े निशान थे चोटों के, नीला शरीर कर रखा था उनका मार मार के। तो ये सब सीरियसली इन सब चीज़ों पे मतलब लगा कि ये पुलिस क्या कर रही है। जेल में तो उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर सीरियसली लगा कि पुलिस जब पुलिस उठा रही है, हाँ, मैं गिरफ्तार भी नहीं कहूंगा, अरेस्ट बहुत डिफरेंट चीज होती है। पुलिस जाती है, नोटिस देती है, तब वो गिरफ्तार, वो वाला मामला होता है। उठाए मतलब उठाना, मार पीट करके उठाना, वो शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पे शब्दों का भी समझना पड़ेगा। तो जो पुलिस ने जिस तरीके से उनको उठाया मारपीट करके, वो सब वाकई पे मतलब उस चीज के ऊपर जरूरत है। और पुलिस को इन सारे सवालों में घेरे में लेने की जरूरत है कि इतना पुलिस इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती है। आप चाहे यूथ हो, कोई 22-24 साल के लड़के लड़कियां हों, आप देखो किसान हो, चाहे बुजुर्ग किसान हो। 70 साल के जीत सिंह भाई, बाबा जीत सिंह बंद थे, उनके शरीर के ऊपर चोट के निशान थे, झुर्रियों भरा उनका शरीर नीला कर रखा था उन्होंने। वो हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनके गांव में जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि बुराड़ी मैदान है जो जो सरकार ने जिसको अलॉट किया था कि यहाँ पे किसान आंदोलन कर सकते हैं, उसमें किसानों को वो लंगर खिलाने के लिए आए हुए थे। वो किसानों को लंगर खिलाते थे, खाना खिलाते थे। उनको वहां से उठाया गया और उनको बंद कर दिया गया। ये सब चीजें सोचने की हैं। ऐसे तकरीबन कितने केसेस थे मतलब किसानों के जो कि डायरेक्टली मतलब किसान आंदोलन से या अलग-अलग जगहों से सिर्फ इसमें स्पेसिफिक बात करना चाह रहा हूँ कि जो किसानों से रिलेटेड जो भी मूवमेंट चल रहा है, इससे रिलेटेड आपने कितने लोगों को देखा कि पकड़ के लोगों को डाल रखा है जेल में? जिस वार्ड में मैं बंद था उसमें मेरी 29-30 किसानों से बातचीत हुई। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है ये, कि एक वार्ड में जब 29-30 मेंबर्स मिलते हैं, तो और वार्ड का तो क्या ही पूछें हम। एक बात ये आई थी सामने कि जब हमारा जाना हुआ सिंघू बॉर्डर पे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट है आपके पास या कुछ आकलन आपने करा हो कि इतने लोग जो हैं वो आपके अंदाज़न जिसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले रखा है? देखो, जो पुलिस नंबर दे रही है ऑफिशियल, उसमें, और जो नाम दे रही है ऑफिशियल कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, उसमें और जो किसानों ने जो लिस्ट तैयार करके, उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे किसान पंजाब और हरियाणा के गायब है, उनका पुलिस की जो लिस्ट आई है उसमें नाम ही नहीं है, और वो मिल नहीं रहे। 10-15 दिन हो गए वो मिल ही नहीं रहे। इसके ऊपर संदीप सिंह है, हमारे हमारे पंजाब के रिपोर्टर हैं संदीप सिंह, उन्होंने एक स्टोरी भी की है। वो देखने मेरी भी 1-2 लोगों से बात हुई है जिनके बच्चे घरों तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये सब सीरियस चीजें हैं। पुलिस ने पता नहीं उनको कहाँ डाल रखा है, या फिर पुलिस ने क्या पता उनको इतना मारा हो कि, और पुलिस फिर डर गई और उनका कहीं उनको गायब किया है, क्या किया है पुलिस का। ये वाकई में सवाल बनते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देखिए, सरकार से तो सवाल पूछने ही पूछने हैं, पुलिसिंग के ऊपर सीरियसली बात करने की जरूरत। सीरियसली, मैं बार बार इस शब्द पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, पुलिस के ऊपर इस समय सीरियसली बात करने की जरूरत है। पुलिसिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सीरियसली बात करने की जरूरत है। ये
मतलब चल ये किसी को भी गायब कर दे रही है, किसी को भी पकड़ के पीट दे रही है। और पीटना मतलब एक होता ना कि हद पार कर देना। वो शिव कुमार का बाहर आएगा ना तो लोगों की आंख फटी रह जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। उस लड़के के साथ ऐसा कुछ किया है। शिव कुमार का बाहर आएगा ना, बाहर, कि उसके साथ क्या किया पुलिस ने, लोगों को नींद नहीं आएगी, उसके साथ ऐसा किया हुआ है। शिव कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शिव कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? सिंघू से ही या सिंघू से उठाया उनको। सिंघू से उठाया? उनको 16 मतलब जनवरी 14 को, या 15 तारीख को उठाया गया था उन्हें? नहीं 16 जनवरी को उनको अरेस्ट 16 किया गया जनवरी है। और 24 की उनकी गिरफ्तारी दिखा रखी है, 23 की गिरफ्तारी दिखा रखी है, 24 को उनको पेश कर रहे हैं वो। तो आप सोच के देखिए, इतने दिन इलीगल कस्टडी में रखा, उसके बाद 10 दिन का रिमांड भी वो लोग ले आते हैं। 10 दिन का रिमांड मतलब मर्डर केस में नहीं मिलता। जाहिर सी बात है। तो 10 दिन तो का जैसे रिमांड, आप समझ रहे हैं कि क्या क्या होगा। इलीगल 7 दिन इलीगल कस्टडी में रख के। इसके ऊपर आपके किसी लॉयर से बात हुई है जो पूरा इलीगल जिस तरीके से रख रहे हैं ये लोगों को? खैर ये पहले भी होता रहा है, बट अब जरूरत है कि इस पे बात करी जाए। तो आपकी अगर किसी से बात हुई, किसी वकील से, हाँ, इस बात, मुद्दे पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। मेरी बात हुई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो वकील साहब हैं, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें किसानों की मदद कर रहे हैं। और इस तरीके से जो किसान आंदोलन की एवज में जो गिरफ्तार लोग हैं उनको, उनके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। तो शायद आज या कल वो शायद हैबियस कॉर्पस मूव करें कोर्ट में और शिव कुमार से मिलने देने की कहें। और एक बार शिव कुमार से एक बार मिल लिया जाएगा ना, तो वाकई में जो कुछ बाहर आना है वो बहुत मतलब, हमने भी कोशिश की है कि कुछ जेल में कुछ जो लोग काम करते हैं उनसे बात करने की, बता नहीं रहे हैं। वो डरे हुए हैं। जैसे भी बात पूछते हैं ना कि सर आप तो जेल में काम करते हैं, आप बता दीजिए शिव कुमार के साथ, डर जाते हैं वो एकदम। वो कुछ नहीं बोल रहे। वो इतना ही बोल रहे हैं, भाई यार ये मत कुछ, हमको मना किया गया। आपकी बातों से बार बार एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा गौर करी कि पुलिसिंग पे बात होनी चाहिए, तो एक सवाल जहन में आता है, वो ये आता है कि जब एक पुलिस, अगर आपके साथ खुद का ये एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको जब थाने लेके गई, तो एक आजकल ये देखा जा रहा है कि जो पुलिस जब किसी को पकड़ती है या प्रोटेस्ट में जिस तरीके से वो लाठी चार्ज करती है, उसके भीतर सिर्फ एक सिस्टम का एक आदेश नहीं रहता, उसके पीछे गुस्सा भी दिखता है, उसके पीछे एक सोच भी दिखती है। आप उसको कुछ पकड़ पाए उस बातों को, उस सोच को? क्योंकि अब पहले हम ये देखते हैं कि चलो पुलिस को ये ऑर्डर है, मगर हमने काफी प्रोटेस्ट ऐसे देखे हैं जहाँ पे जो पुलिस लाठी मारती है तो उनके भीतर का भी वो गुस्सा दिखता है, चाहे छात्रों के प्रति हो या किसानों के प्रति हो। तो यह क्या है, सोच में भी कुछ बदलाव आया है? एक आइडियोलॉजिकल सोच की अगर हम बात करें, सिस्टम का कुछ इन्फ्लुएंस क्या आप पुलिस पे देख पा रहे हैं? देखिए, सोच कोई भी हो, मुझे मतलब सोच से ज्यादा मुझे होता है कि एक आदमी कम से कम एक बेसिक ह्यूमैनिटी तो उसके अंदर हो। हाँ, और वो जो पुलिस का अपना काम है, और पुलिस को जो हमारे कानून ने, जिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जिस तरीके की गाइडलाइंस और जिस तरीके से व्यवहार करने की बात की, कम से कम वो फॉलो कर ले। वो विचारधारा तो बात की बात है। और जिस हिसाब से हमला करती है पुलिस, और जिस हिसाब से पुलिस मतलब कि जो दंगाई होते हैं उनको करती है, सपोर्ट करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 29 तारीख को जो हम कवर कर रहे थे, पहली बात तो जो जिन्होंने पत्थर मारे वो प्रोटेस्ट साइट तक आए कैसे, जब पुलिस पत्रकारों को तो आने नहीं दे रही है, 3 किलोमीटर पहले ही रोक लिए। किसानों के वो नजदीक भी आ गए। वीडियो ऐसी भी है जिसमें वो उनसे बात कर रही है, हमारे पास ही है वो वीडियो, जिसमें पुलिस दंगाइयों से बात कर रही है और उनसे जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनसे बात कर रही है और उनको इशारे कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, जब दंगाई आ गए, स्टोन पेल्ट पत्थर मारने लगे, तो एक हिसाब से तो पुलिस को रोकना चाहिए उनको। पत्थर मार, वो बिल्कुल उनकी 4-5 हजार संख्या बल है वहां पर पुलिस की, रोकना चाहिए ना उनको। वो नहीं रोक रही। वो क्या कर रही है, उल्टे जिनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं उन्हीं की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। किसानों के ऊपर पत्थर चल रहे हैं, किसानों के ऊपर ही आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। किसानों की आंखें भी बंद होगी। फिर उनका ये भी नहीं रहा कि वो पत्थरों से बची जाएंगे कैसे।
50 से ज्यादा किसानों को अपनी आंखों के सामने घायल होते देखा है मैंने। तो अब आप बताइए, आप पुलिस के ऊपर सीरियसली बात क्यों नहीं करना चाह रहे? करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी पुलिस के ऊपर सीरियसली बात। 29 का जो मनदीप भाई जो आपने चीजें कवर करी, तो वहां पे एक फुटेज जो कि मतलब बहुत स्क्रीन पे आया, जो कि झंझोर देता है अंदर से, कि एक प्रोटेस्टर का जो सर है वो जूते के नीचे है। रंजीत नाम है उनका, उसको उस दिन उठाया गया था 29 तारीख को ही रंजीत के जूते के साथ। नीचे नहीं, उसको मैंने देखा, एक मिनट, उसको जूते के नीचे नहीं, सिर्फ उसको नीचे डाल के उसके मुंह पे ऊपर कूदे हैं 5-7 पुलिस वाले। वो विजुअल आप देख, उसके उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको उस पूरे का विजुअल आप देख लें, मिल जाएगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या था। ये और बालों से साथ कौन में लोकल घसीटता है? लोगों, साथ में जो प्रदर्शनकारी थे जो कि सामने से, जिसको पुलिस का सपोर्ट था, एक तरीके से हम दंगाई कहें तो बेहतर शब्द होगा इसके लोकल लिए। लोग नहीं थे, वो बीजेपी हाँ के लोग लोग, थे, जी, बीजेपी के लोग थे, आप ये अच्छा कहिए। बीजेपी। लोकल लोग नहीं थे, लोकल लोग तो बाद में समर्थन में आए किसानों के। और बालों से खींचा गया रंजीत को, बालों से कौन खींचता है? घसीटा गया है 100-150 मीटर तक बालों से पकड़ के। पुलिस के साथ वो दंगाई भी थे जो कि साथ में जी, पीट रहे थे। जी बिल्कुल पीट रहे थे वो। आप विजुअल्स देखिए, तो आप यही मैं कह रहा हूं कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, वो भी नहीं है इन लोगों में ना। अब ठीक, हम अच्छी बातें सुनते हैं, कमिश्नर साहब की बातें सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, वो अच्छा बोलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये कर रहे हैं। लेकिन आप जब एक्शन के फॉर्म में देखेंगे ना, तब आप मतलब सीरियसली आपका दिमाग मतलब हिल जाएगा। मैं उस दिन के बाद से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। 29 को जो रंजीत को जो गिरफ्तार किया गया, रंजीत के साथ गुरजात सिंह थे, गुरप्रीत गुरजंत सिंह सिंह, थे। तो इन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि अभी, अभी क्योंकि अभी रंजीत के ऊपर तो एफआईआर कर दी गई थी उसी टाइम पे जो हमें मिल पाई। तो इस केस में कुछ जानकारी है आपको अभी? अभी जो गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है, उनकी जो वकीलों की टीम है, वो सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या उनके उसमें हो पाता है। तो अभी तो जैसे उसमें ज्यादा अपडेट है नहीं अभी, तो देखते हैं कि क्या आगे होता है। एक सवाल है जो कि ऑनलाइन पूछा गया है, क्या हम इमरजेंसी के नजदीक हैं या इमरजेंसी में हैं, क्या माना जाए? मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी फीकी है इस चीज के आगे ना। इमरजेंसी में चीजें डिक्लेयर्ड थी, इसमें अनडिक्लेयर्ड। अनडिक्लेयर्ड तौर पे इतने बुरी तरीके से हो रही है ना। तो मतलब आप देखिए कि कोई भी आवाज उठा रहा है, कोई भी सक्रिय आवाज है, उसको ये लोग जेल में बंद कर दे रहे हैं। मतलब ये जब दलितों का जो भारत बंद था ना, उसी से शुरू हो गया था। हरियाणा में बहुत सारे जो दलित नेता थे वो उस टाइम पे जेलों में डाले गए। रामचंद्र गुहा साहब से मेरी बहस हुई, दवायर का एक प्रोग्राम था, मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी सक्रिय आवाजें हैं ग्राउंड पे, उनको जेलों में डाला जा चुका है अघोषित तौर के ऊपर, है ना। तो इस अब आप देख लीजिए, सिर्फ जेल में नहीं डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं पूरा 3rd डिग्री दे के, 3rd डिग्री टॉर्चर करके जेल में डाल रहे हैं। ये भी मतलब जो बेसिक जो है वकील से मिलने देने की, वो सब चीजें भी नहीं करने दे रहे। बेसिक ह्यूमन तो राइट ये जो तो, है उसका भी है ना। हाँ, एक स्टेप आगे है ये इमरजेंसी से। और इस पे अभी बात नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। अभी बात करने की जरूरत है लोगों को, और जो आम लोग हैं वो इस चीज को समझें कि ये आज हमला किसानों के ऊपर हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर हो रहा है, या फिर और जो सक्रिय आवाज है उनके ऊपर हो रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है। कुछ पिछले साल मुसलमानों के ऊपर हुआ था, ये कल को किसी के ऊपर भी हो सकता है। और ये आएंगे, ये जो तानाशाह होता है, या फिर जो तानाशाही रवैये का जो होता है, जो फांसीवादी पैटर्न है, उसको आप देखेंगे तो सभी को लपेटते हैं, छोड़ते किसी को नहीं हो। बिल्कुल। तो फांसीवाद की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया का रोल कितना अहमियत रखता है आज के दौर में, जब फांसीवाद जो हम देख रहे हैं कि वो अपने चरम पर है, मगर एक पहनावा उसे पहना दिया गया कि अभी भी सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा दावा किया जा रहा है सत्ता द्वारा। ऐसे में हम बात करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भले ही सत्ता पक्ष के बिल्कुल साथ खड़ा है, तो ऐसे में जो विकल्पिक मीडिया बच गया है, आप जैसे लोग
तो उन पे किस तरीके की ज़िम्मेदारी है और कितनी ज़िम्मेदारी है? और आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब लोगों का समर्थन मिले या फिर इसमें जो भी मैं आप मतलब इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो उनको एक तो आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हो उसको मीडिया मानना या फिर जर्नलिस्ट मानना बंद कर दें। वो मतलब कलाकार हैं और कलाकार भी दरबारी कलाकार हैं वो उनको एक स्क्रिप्ट मिलती है और वो पूरा दिन उसी के ऊपर एक्ट करते हैं। उनको ट्वीट भेजे जाते हैं और वो सारे पत्रकार जो जो दरबारी कलाकार कह लो उनको, वो लगातार पूरे दिन वही ट्वीट कर रहे हैं, उनके एक शब्द भी बदला नहीं होता। तो एक स्क्रिप्ट मिल रही है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर नाच बोल दे रहे हैं, गा दे रहे हैं, है ना, खबरें दिखा दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं है। और खासकर जो अल्टरनेटिव मीडिया पैदा हुआ या फिर जो पत्रकार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इस समय में उनका देखने वाला है। पंजाब से आप देखिए, संदीप सिंह हो गए, हरियाणा से गौरव कुमार हैं हमारे साथी, और लोग हैं, वो ग्राउंड जीरो पे हैं और बिल्कुल लगातार अपडेट दे रहे हैं और जो कुछ घट रहा है उसकी सही सच्चाई दे रहे हैं। इस टाइम पे मैं दोबारा वही बात कहूंगा पत्रकारिता के ऊपर ही, कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना जोखिम भरा काम है, लेकिन पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी काम है। तो सबसे जरूरी काम जो पत्रकारिता के लिए है वो हमें करते रहना होगा। और जो सत्ता जो छुपा रही है, और असल में वो छुपा रही है जो कि लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो वो सब हमें बताते रहना होगा लोगों को कि देखिए ये सत्ता छुपा रही है आप लोगों से। तो इतना भर ठीक है। और पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट भी नहीं है ना, और खासकर इस दौर में, जिस दौर में सत्ता छुपा रही हो बहुत कुछ, है ना। तो ये इन सब के ये सब होना करना पड़ेगा हमें। और दूसरा, जो अल्टरनेटिव मीडिया संस्थान है उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब आप लोग, आपने एक अलग इदारे बनाए, आपने कहा कि हम औरों से अलग हैं, ठीक है आप अलग हैं, उसके बाद आपका जो मतलब होता है ना कि ग्राउंड जीरो के ऊपर जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं है। आपको ग्राउंड जीरो पे और रिपोर्टिंग पे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे उसके खोजी लिए। पत्रकारिता भी करनी पड़ेगी साथ में। हाँ, तो पत्रकारिता पत्रकारिता होती है, उसके ऊपर आप टैग लगा देंगे, खोजी है, ये ऐसा है, ये बिना खोजी है, ये एनवायरमेंटलिस्ट पत्रकारिता है, ये खेतीबाड़ी पत्रकारिता, ये इसको पत्रकारिता पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता खबर का मतलब ही यही होता है कि जो पावर में बैठा आदमी कुछ छुपा रहा है, जो चीज छुपाई जा रही है वो खबर है, बाकी सब पीआर है, इसका इतना ही है। उसको अब लोग कोई ऐसी खबर ले आते हैं जो कि छुपाई जा रही है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता। नहीं, इन्वेस्टिगेटिव कुछ नहीं, पत्रकारिता बेसिकली वही पत्रकारिता खाली। तो उस पत्रकारिता के ऊपर सीरियस और ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऊपर सीरियसली हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए पता है कि संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधन आप लोग देखिए कि कैसे वो आप जुटा पाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन सीरियसली वो करने की जरूरत है। और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं पत्रकार, उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प हो उनकी, या उनका और दूसरे तरीके से उनकी कोई मदद हो। अगर उनके ऊपर केस वगैरह डाले जा रहे हैं, पुलिस उनको तंग करे, तो उनकी मदद, वैसी मदद हो। जैसे मेरे मामले में जब मुझे अरेस्ट किया गया, तो जो लोगों का जो मतलब समर्थन मिला है मुझे, वो वाकई मतलब बहुत, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का, और मुझे बहुत समर्थन मिला है। और मैं इसी वजह से मैं आज बाहर बैठा हूँ। ऐसा ही समर्थन कोई दूसरे ग्राउंड जीरो से पत्रकार अगर अरेस्ट होते तो उनके लिए भी जरूरी है, और सभी के लिए जरूरी है। चाहे कोई छात्र हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी गिरफ्तारी होती है जो समाज में रह के ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उन सब के लिए समर्थन जरूरी है। जो आपने अभी बैलेंसिंग की बात करी कि मतलब बैलेंसिंग का कोई सवाल नहीं होता पत्रकारिता में, तो ये सवाल बहुत अहम था। और ये मैं सोच भी रहा था कि जो एक पत्रकार होता है, जब उसके पास कोई न्यूज़ आती है, तो एज़ अ पत्रकार वो उस न्यूज़ को कवर करता है या करना चाहिए, या वो अपने सोच के हिसाब से भी चीज़ों को कवर करता है? मतलब देखो, सोच के हिसाब से कुछ नहीं होता। और मतलब मेरा ये मानना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है पत्रकारिता के, वो फॉलो कर ले खबर के लिए। और खबर आती कहाँ से, वो तो खुद खबर गैदरर है ना, खबर आती, ये थोड़ा सा मतलब चीज कंफ्यूजिंग है, बल्कि वो तो खुद खबर के पीछे जा रहा है ना, खबर को खोज के लेके आ रहा है। तो मतलब आप ये मानिए कि जो पत्रकार है ग्राउंड जीरो पे है, ग्राउंड जीरो पे चीजें देख रहा है, जो जिसके ऊपर पर्दा ढकने की कोशिश हो रही है वो सब देख रहा है। पत्रकार उस खबर को बाहर लेके आता है, यानी कि खबर गैदरर है वो, न्यूज को इकट्ठा करता है और उसके बाद लोगों तक पेश करता है ना। तो बेसिकली उसके काम में खलल कौन डालता है और कब डालता है? खलल कब डाली जाती है?
जब सत्ता को लग रहा है कि ये खबर अगर बाहर आई ना तो हमारी बड़ी किरकिरी होगी, तो वो फिर खलल डालने की कोशिश करती है, उसकी गिरफ्तार करती है। ये आसान सी भाषा में चीज है, तो ये लोगों को समझ लेनी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के एकदम लास्ट में हैं, तो बस यही चाहूँगा कि आप ये लास्ट में बताते हुए हम प्रोग्राम को का समापन करें कि जो पूरा आंदोलन है, इससे आपको आगे क्या उम्मीद दिखती है? और ये आंदोलन इस वक़्त में कितना ज़रूरी था, जब सारे लोग ये सोच बैठे थे कि शायद इस सत्ता को नहीं डराया जा सकता, इस सत्ता को नहीं हटाया जा सकता। देखो, ऐसे में जो आवाज़ किसानों की दिखी है, जिससे हिम्मत मिली है लोगों को कि वो भी आवाज़ उठा सकते हैं या इस सरकार को अब घेरा जा सकता है। तो ऐसे में आप अपनी बात कंक्लूड करते हुए अगर इस चीज़ का समापन करें इस सभा का। मुझे लगता है कि किसान वर्ग एक तो बहुत बड़ा वर्ग है। अपने देश के 65 से 70% लोग किसानी में मशगूल हैं। तो ये देश के सबसे बड़े वर्ग का आंदोलन है, ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए इसका कैनवस भी सबसे बड़ा है। और दूसरा कि जब और वर्ग, चौधरी छोटूराम एक बात कहा करते, चौधरी छोटूराम आज़ादी से पहले के नेता रहे हैं, यूनाइटेड पंजाब के, जो आज़ादी से पहले जो पंजाब था, तो वो एक बात कहा करते थे कि जब और वर्ग नाराज होते हैं तो वो सिर्फ कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज होता है तो वो सरकार की कमर भी तोड़ देता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अगर किसानों के प्रति सरकार ने इस मुद्दे को सेंसिटिविटी से डील नहीं किया और सरकार ने उनकी समस्याओं के हल नहीं किए, तो जो चौधरी छोटूराम कहा करते थे वो शायद हो जाए। मुझे जो समझ में आ रहा है, इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। आगे आप ऐसे ही लड़ते रहिए और आपके साथ तमाम लोग हैं और वो जो नई आवाज़ें हैं, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो या एक्टिविस्ट लोगों के माध्यम से हो, वो तमाम लोग जगह-जगह पर हैं और अपनी आवाज़ें बुलंद कर ही रहे हैं। तो आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनदीप भाई। जी, शुक्र।